नमस्कार, मैं IITian राकेश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं बियॉन्ड एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। हम लोगों ने क्लास 11 फिजिक्स का जो अपना सिलेबस है उसको स्टार्ट कर लिया था और उस सीरीज़ में हमारा जो पहला वीडियो है वो आपके इस यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। आज उसी सीरीज़ में हम लोग आगे बात करेंगे और बात करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज़ की। मैं एक बार आपको वापस दोहरा दूं कि ये सभी मैथ्स के पोर्शन हैं, बट इन्हें हमें पढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि फिजिक्स में जब आप कैलकुलेशन करते हो तो उस कैलकुलेशन के दौरान आपको इन सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल पड़ता है। अपने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स का स्कोप क्या है, उसको डिस्कस कर लिया था और बेसिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हमने डिस्कस कर ली थी। आज सीक्वेंस एंड सीरीज पे बात करेंगे। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी कहते हैं, उसकी बात करेंगे और हम जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करेंगे। मैं एक बार वापस दोहरा दूं कि इन सभी चीज़ों के बारे में आप अपने क्लास 11th के मैथ्स में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बट यहाँ पे हमें जितना ज़रूरत है उतना हम कंसेप्ट को समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस क्या होता है? तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है बाबू। सीक्वेंस क्या होता है? तो एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है जो किसी रूल को फॉलो करता है। जैसे अगर आपने किसी रूल के आधार पे बहुत सारे नंबर्स को लिख दिया तो उसको सीक्वेंस कहा जाता है। और जब आप उन टर्म्स की सम की बात करते हैं तो उसे सीरीज कहा जाता है। जैसे देखिए, मैं एक रूल लिखता हूं। जैसे मैंने एक नंबर लिखा 2, रूल मैंने ये रखा कि मैं उसमें 2 ऐड कर रहा हूं। किस में ऐड कर रहा हूं? इस नंबर में। तो अगला नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं 2 और ऐड करूं, क्लियर है, 6 हो जाएगा। फिर मैं 2 ऐड करूं, 8 हो जाएगा। फिर मैं 2 ऐड करूं, 10 हो जाएगा। और ऐसे करते हुए मैं लिखते चला जाऊंगा। इसी को बाबू सीक्वेंस कहा जाता है। ये लिस्ट ऑफ नंबर, देखो ना, यहां पे एक रूल है ना कि पहले नंबर में 2 जोड़ा, फिर अगले वाला जो नंबर आया उसमें 2 जोड़ा, फिर अगले वाले में 2 जोड़ा, फिर अगले वाले में जोड़ते हुए ऐसे लिखते चले गए। क्लियर है? समझ रहे हो मेरी बात? जब आप इन सबको ऐड कर दो, ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करोगे बच्चा, तो इसको सीरीज कहा जाएगा। सो सम ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज, ठीक है। जैसे देखिए, यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिखा 1 3 5 7 9, ठीक है। अगर आप देखो तो इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 टर्म्स हैं। पहला टर्म 1 है, दूसरा टर्म 3 है, तीसरा टर्म 5 है, चौथा टर्म 7 है और पांचवा टर्म 9 है, ठीक है। इस सीक्वेंस को या इस नंबर को हम सीक्वेंस कहते हैं। इस को देखिए, यहां पे एक रूल है। रूल क्या है कि भाई 1 में 2 जोड़ा तो 3 मिला, 3 में 2 जोड़ा 5 मिला, 5 में 2 जोड़ा 7 मिला, 7 में 2 जोड़ा 9 मिला। आप यहां पे ये भी समझ पा रहे होंगे कि ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा ये फाइनाइट टर्म्स का है। इसके अंदर 5 टर्म्स हैं, पर मैंने यहां पे डॉट 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 डाल दिया तो इसमें कितने इनफाइनाइट टर्म्स हो गए। आप जितना चाहो उतना इसके अंदर लिखते चले जाओगे। वही इस टर्म्स को 1 3 5 7 और 9 को जब हम ऐड कर देते हैं बाबू, तो इसको सीरीज कहा जाता है, ठीक है। अब आप सीक्वेंस समझ पाते होंगे। सीक्वेंस क्या है? तो आप कहिएगा कि सीक्वेंस सर एक लिस्ट ऑफ नंबर है जो कि कुछ रूल को फॉलो करके लिखा जाता है। सीरीज क्या है? तो उस सीक्वेंस के टर्म्स को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको सीरीज मिलता है। अब ये सीक्वेंस एंड सीरीज वर्ड समझ में आ गया। इस सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको 3 चीज पढ़ना होता है। जब आप मैथ्स पढ़ते हो वहां पे क्या पढ़ना पड़ता है? तो आपको पढ़ना पड़ता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, आपको पढ़ना पड़ता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और आपको पढ़ना होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एचपी कहते हैं। मतलब कहने का आपको एपी, जीपी और एचपी पढ़ना पड़ता है। फिजिक्स में जब हम बात करते हैं तो क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है, फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हमारा काम एपी और जीपी से चलता है, ठीक है। फिजिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको एचपी का इस्तेमाल नहीं आने वाला है। एपी और जीपी का इस्तेमाल आएगा जब कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, कुछ रूल से एक आपको सीक्वेंस दिखाई देगा, तो आप अभी समझोगे
कि एपी होगा या जीपी होगा, और आप उस हिसाब से फिर वहां पे आप अपने चीजों को कैलकुलेट करेंगे। आइए बात करते हैं एपी की, ठीक है। तो बाबू देखो एपी क्या होता है। एपी एक सीक्वेंस, अब सीक्वेंस वर्ड समझ में आ चुका है। एपी एक सीक्वेंस होता है जिसमें हर एक नंबर जो उस सीक्वेंस में है उसको ऑब्टेन किया जाता है बाय एडिंग अ फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर। एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर को आप पहले नंबर में ऐड कर करके एक सीक्वेंस बनाते हो, उस सीक्वेंस को हम एपी कहते हैं। क्लियर है। जैसे यहां पे मैंने एग्जांपल दिया, देखो पहला वन एक टर्म हो गया जिसको फर्स्ट टर्म कहते हैं। समझ रहे हो मेरी बात। हम इस वन को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, एपी का पहला टर्म। क्लियर है। दूसरा टर्म है 3, मतलब पहले टर्म में जब आपने 2 जोड़ दिया तो आपको 3 मिला। क्लियर है। फिर जब आपने इसके अंदर फिर 2 जोड़ा आपको 5 मिला, फिर आपने इसके अंदर 2 जोड़ा आपको 7 मिला, फिर आप 7 में जोड़ोगे 9 मिलेगा, 9 में जोड़ोगे 11 मिलेगा, और ऐसे आप लिख सकते हैं, एक बड़ा सीक्वेंस आप लिख सकते हैं। क्लियर है। दूसरा एग्जांपल जबकि देखिए, दूसरे एग्जांपल में पहला नंबर 100 है, फर्स्ट टर्म 100 है, और अगला वाला टर्म क्या हुआ, 6 घटा कर करके देखो ना, 100 है और 94, 94 आ गया, मतलब इसमें हमने -6 किया, यहां पे फिर -6 किया, फिर यहां पे -6 किया, फिर यहां पे हमने -6 किया, और ऐसे घटा कर करके एक पॉइंट पे 0 आएगा, और उसके बाद निगेटिव में आपको जितना चाहो आप इस सीक्वेंस को बढ़ा करके लिख सकते हो। क्लियर है। तो समझ में आ गया कि एपी क्या होता है। तो एपी के अंदर होता है बाबू फर्स्ट टर्म, और उस फर्स्ट टर्म में एक कांस्टेंट नंबर आप ऐड कर करके सब्सट्रैक्ट कर करके लिखते चले जाओगे, वो कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है। देखिए यहां पे जनरल फॉर्म में अगर हम कहा जाए तो हम जनरल फॉर्म में एपी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो बाबू, पहला टर्म को ए लिखते हैं, और ये जो 2 आप देख रहे हो ना, यहां पे 2 का गैप आ रहा है, यहां पे -6 का गैप आ रहा है, उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। पहले वाले टर्म को ए बोलते हैं, और जो गैप आ रहा है, ये प्लस गैप हो या माइनस गैप हो, इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो हम एपी में जब उसको एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं तो पहला टर्म ए लिखते हैं, दूसरा टर्म में डी जोड़ देते हैं, ए प्लस डी हो गया। फिर अगले में क्या करेंगे, फिर एक और डी जोड़ेंगे, ए प्लस 2d हो जाएगा, फिर एक और डी जोड़ेंगे, a प्लस 3d होगा, और ऐसे करते हुए ये a प्लस n-1 इंटू डी तक जाएगा। ये एपी का जो है ना, ये एपी का बच्चा जनरल क्या है, तो ये एपी का जनरल फॉर्म है। क्लियर है। समझ रहे हो मेरी बात को। इसके अंदर देखिए, इसके अंदर ए जो है ये कहलाता है फर्स्ट टर्म किसका, एपी का, और ये जो डी देख रहे हो इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। जैसे अगर आपसे इसमें पूछा जाए कि फर्स्ट टर्म क्या है, तो आप बोलिएगा कि सर इसके अंदर फर्स्ट टर्म 1 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, वो 2 का है, 2 प्लस का है, मतलब +2 का कॉमन डिफरेंस है। वही आप इसके अंदर अगर बात करो, क्लियर है, तो इसके अंदर फर्स्ट टर्म 1 है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो -6 है। क्लियर है। आ रही बात समझ में। और ये दोनों क्या है, ये दोनों इनफाइनाइट सीक्वेंस है, मतलब आप 7 के आगे आप लिखते जा सकते हैं ना, ++2 करते जाइए एंड यू विल गेट अ इनफाइनाइट चेन ऑफ नंबर्स। ठीक है, आ गई बात समझ में। क्लियर है। देखो अब कोई आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पे बाबू देखो 4 टर्म लिखा हुआ है, आगे भी तो होगा ना। कोई आपसे पूछेगा कि बताओ इसका 10वां टर्म क्या होगा, या बताओ इसका 15वां टर्म क्या होगा, तो हम कहते हैं वैसे के लिए कि इसका nth टर्म क्या होगा। किसी भी एपी का nth टर्म क्या होगा, तो हम उसको लिखते हैं बाबू, n टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं r n से, और उसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। जैसे अगर कोई पूछता है इस सीक्वेंस में बताओ कि चौथा टर्म क्या है, देखो यहां पर चौथा टर्म तो 7 दिखाई दे रहा है, यहां पे तुमको जो 4th टर्म है वो 7 तो अभी दिखाई दे रहा है कि सर ने 7 लिखा है, सही लिखा है। मैं इस फॉर्मूले से लाके आपको समझाता हूं कि उसका जो 4th टर्म है वो कैसे 7 होगा। देखिए यहां पे हमको चाहिए क्या, हमको 1 चाहिए, मतलब फर्स्ट टर्म चाहिए भाई, वो 1 है। क्लियर है। और यहां पे कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चा, 2 है। क्लियर है। अब कोई तुमसे पूछता है
कि इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, मतलब यहां पे n कितना है तो फोर्थ है। ना पुट इट इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला पे बैठा दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 4 माइनस 1 इंटू 2 होगा ना, क्लियर है। तो देखिए बाबू ये होगा 1 और ये 4 माइनस 1 3, 3 इंटू 2 6, सो 6 मतलब 7। देखिए क्या हमारा फोर्थ टर्म 7 था, बिल्कुल था, क्लियर है। वही अगर इस क्वेश्चन के लिए आपसे पूछ दिया जाए कि बताओ, ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, ठीक है, कि इसका 15वां टर्म कौन सा होगा। देखिए ये घटता जा रहा है बच्चा, 6 घटता जा रहा है, 100 से 94 से 88 से 82 से 76, फिर अगला 72, ऐसे ये घटता चला जा रहा है, क्लियर है। तो कोई तुमसे पूछता है कि इसका 15वां टर्म क्या होगा, तो आप देखिए हम इसी फॉर्मूला पे उसको भी समझाते हैं, क्लियर है। क्या होगा भाई 15वां टर्म, तो देखिए ए बाबू उसका 100 है ना, इसका ए 100 है, फर्स्ट टर्म 100 है, क्लियर है। कॉमन डिफरेंस इसका कितना है -6 है, सही है ना, क्लियर है। और आपसे 15वां टर्म पूछा, मतलब आपसे n बराबर 15 के लिए बात की गई, ठीक है। आ गई बात समझ में, बैठाओ इस फॉर्मूला पे, तो आप लिखोगे 100 प्लस n माइनस 1 मतलब 15 माइनस 1, तो 15 माइनस 1 इंटू -6, क्लियर है। तो 100 और प्लस बाबू 14 और -6, क्लियर है। मल्टीप्लाई करने तो आपको जरूर आता होगा, 24 के 4 हाथ में 2 और 8 84 हुआ ना, 84 क्या प्लस माइनस -100 में से 84 गया तो आपको कितना मिला 16 मिला, क्लियर है। मतलब इस सीक्वेंस का जो 15वां टर्म होगा बच्चा वो 16 होगा, क्लियर हुआ, ठीक है। अब तुमसे कभी कभी सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा टर्म इसका 0 होगा, आ सकता है, क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हमसे कौन सा टर्म, मतलब हमसे ये n पूछा जा रहा है, 0 तो है तो यहां पे 0 रखेंगे, यहां पे a जो है वो रखेंगे, n-1 रखेंगे और d जो है वो रखेंगे। सॉल्व करके जो n आएगा, इंटीजर आना चाहिए, वो हमारा आंसर होगा। इंटीजर में भी प्लस आना चाहिए क्योंकि n नंबर की बात हो रही है, तो आगे जाएगा ये, क्लियर हुआ ना, ठीक है। अब देखिए कि अगर आपसे कोई सम पूछता है, ठीक है, कोई आपसे पूछता है कि बताओ, जैसे मैंने ये एपी लिख दिया बाबू, या एक बड़ा सा एपी मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूं, ठीक है, बड़ा सा एपी मैं लिखूं, तो जैसे मैं लिखूं, ठीक है, कि एक एपी है बाबू 1, ठीक है, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 डॉट डॉट डॉट, कितने टर्म इसमें मैंने लिख दिए हैं, या 25 डॉट डॉट नहीं कर यहीं पे छोड़ दो, मतलब समझो कि ये फाइनाइट सीक्वेंस का तुमको हम समझा रहे हैं। तो कितने टर्म बाबू इसमें मैंने लिख दिए, काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, मतलब इसके अंदर 13 टर्म है। पहला टर्म 1 है और दूसरा टर्म जो है 3 है, तीसरा 5 है, और ऐसे करते हुए जो आखिरी टर्म है 13वां टर्म जो है वो 25 है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछेगा कि बताओ इसके टर्म्स का सम क्या होगा, कोई तुमसे ऐसा पूछेगा कि बताओ कि ये 13 टर्म का सम कितना होगा, क्लियर है। या तुमसे पूछेगा कोई कि ये पहले 4 टर्म का सम क्या होगा, तो पहला 4 टर्म तो बाबू आसान है, 1 + 3 4, 4 + 5 9 और 9 और 7 16, जल्दी से बोल देंगे। पर अगर तुमको यहां तक पूछने लग जाए तो तुम 16 + 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13, बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर और बड़ा सीक्वेंस रहेगा तो सोचिए कि आपको दिक्कत होगा ना, आप कितना ऐसे से जोड़िएगा, क्लियर है। तो ऐसे के लिए बाबू सम ऑफ n टर्म्स आता है, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, देखिए मैंने कहा कि एपी को बाबू हम जनरल फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं, a + d, a + 2d, a + 3d डॉट 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 a + n-1 इंटू d, क्लियर है। इन सबको जोड़ दीजिएगा बच्चा तो आपको सम मिल जाएगा, सही है ना, ठीक है। तो आप इन सबको जोड़िए तो a + d + a + 2d प्लस डॉट 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 कहां तक, तो a + n-1 इंटू d, क्लियर है। जब आप इस सब को जोड़िएगा, ठीक है, ये आप मैथ्स में इसका डेरिवेशन अच्छे से समझिएगा, मैंने जल्दी से लिख दिया है, क्लियर है। वो बाबू क्या होता है, वो होता है n/2 × 2a + n-1 इंटू d। ये जो फॉर्मूला है,
ठीक है, ये जो फॉर्मूला है इसको आपको बाबू अच्छे से ध्यान में रख लेना है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज गिवन बाई n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? तो ये बाबू क्या हो गया, अब यहां पे देखो 2a को ब्रेक कर दिए a प्लस a में। अब देखिए बाबू यही लास्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, तो हमने लिखा सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है? एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल जैसे देखो बाबू कि यहां पे ये आप देखिए, ये सीक्वेंस को देखिए, एपी में है ना। क्लियर है? तो यहां पे पहला टर्म कितना है 1 और ये वाला टर्म कितना है 25। क्लियर है? कितना टर्म है बाबू 13। तो सम क्या होगा, तो लिखिएगा 13/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 25। क्लियर है? तो 13/2 और बाबू ये 26 भी कट गया, हो गया 13, तो 13 इंटू 13 मतलब 169। क्लियर है? 13 प्लस 13 कितना हो गया 169। तो आप इन सब को जोड़िए, व्हाट यू विल गेट 169। ऐसे ही कोई तुमसे पूछेगा, ठीक है, कि भाई 4 टर्म का कितना हुआ, 5 टर्म का कितना हुआ, तो n वहां पे निकाल लेना है a और वो टर्म देख लेना है, या इस फॉर्मूले पे बैठा देना जो कि है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है? अब देखो, अभी हमने कहा कि सीक्वेंस में क्या होता है, एपी में क्या होता है, एपी के अंदर जो पहला टर्म होता है उसमें हम कुछ जोड़ के अगला टर्म लिखते हैं या घटा के कुछ अगला टर्म लिखते हैं। जीपी में क्या करते हैं कि पहले टर्म में हम कुछ मल्टीप्लाई, मतलब कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एपी के अंदर पहले टर्म में कुछ ऐड करके, कुछ मतलब कांस्टेंट ऐड करके हम अगला टर्म लिखते हैं, फिर उसमें ऐड कर करके उसके अगला टर्म लिखते हैं। ठीक है? जीपी में क्या करते हैं, जीपी में जो है हम ऐड नहीं करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले टर्म में कुछ मल्टीप्लाई किया तो दूसरा टर्म मिला, फिर दूसरे टर्म में वही नंबर मल्टीप्लाई किया, तीसरा मिला, तीसरे में फिर वही मल्टीप्लाई किया, चौथा मिला। क्लियर है? इसको जीपी बोला जाता है। अब यहां पे एपी में जो ऐड कर रहे थे उसको कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे। एपी में जिस नंबर को हम, जिस कांस्टेंट नंबर को हम ऐड कर रहे थे उसको हम क्या बोल रहे थे, उसको हम कॉमन डिफरेंस बोल रहे थे। जीपी में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसका नाम कॉमन रेशियो हो जाएगा। समझ में आई बात? फिर से बोल रहा हूं, एपी में कुछ नंबर ऐड करते हैं, कुछ मतलब कांस्टेंट ऐड करते हैं, उस कांस्टेंट को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। जीपी में मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन रेशियो कहेंगे। ठीक है? तो देखिए बाबू, यहां पे एग्जाम्पल 2, पहला टर्म हुआ फर्स्ट टर्म, इसमें 2 मल्टीप्लाई किया 4, सेकेंड टर्म हुआ, फिर 4 में 2 मल्टीप्लाई किया 8, फिर 8 में किया 16, 16 में किया 32, 32 में किया 64, 64 में किया 128, 128 में किया 256, ऐसे बढ़ते चले जाएंगे। आ गई बात समझ में ना? ठीक है? जैसे यहां पे मल्टीप्लाई किया, यहां पे मल्टीप्लाई किया -1/3 से। देखिए समझिए, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मल्टीप्लाई किया। यहां पे क्या किया बाबू, देखो ध्यान से, 81, 81 और 27 हो गया। मतलब क्या मल्टीप्लाई किया, -1/3, -1/3, 27 हो गया। फिर ये कर दिया -1/3 मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 9, -1/3 मल्टीप्लाई किया। सेम ऐसे मल्टीप्लाई करते चले गए। तो जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको क्या नाम दे देंगे, उसको नाम दे देंगे बच्चा कॉमन रेशियो। ठीक है? चलो, एपी के बाद जीपी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे यहां पे एपी को रिप्रेजेंट किए ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, डॉट 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 ए प्लस n-1 इंटू डी। तो जीपी को रिप्रेजेंट करते हैं ए आर ही वो कॉमन रेशियो है। ठीक ना? ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डॉट 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 ए आर का पावर n-1। ठीक है? n-1। ठीक, यहां पे बाबू ये जो a है, ये a फर्स्ट टर्म है, ये a क्या है, ये a फर्स्ट टर्म है, r कॉमन रेशियो कहलाता है। ठीक है?
तो अगर कोई तुमसे पूछेगा, जैसे देखो ना यहां पे बाबू कोई तुमसे पूछता, ये फर्स्ट टर्म दिया रहता, कॉमन रेशियो दिया रहता, फर्स्ट टर्म दिया रहता, कॉमन रेशियो दिया रहता, और पूछता कि बताओ इसका पांचवा टर्म कौन सा होगा, तो आपको यह फॉर्मूला लगाना है कि सर पांचवा टर्म, देखिए बाबू वहां से देखना 2 ए है 2, पांचवा टर्म तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, तो a बराबर 2, n बराबर 5 और r बाबू 2 था, तो बैठा दो 2 r 2 है और 5 - 1 4, तो देखो बाबू 2 का पावर 4 कितना होता है 16 होता है, और 16 × 2 कितना होगा 32। क्या पांचवा टर्म 32 था? बोलिए यस सर था, है ना, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि अगर जीपी में कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और कोई आपसे पूछता है कि बताओ उसका आर्थ टर्म क्या होगा, उसका एन टर्म क्या होगा, तो सीधा बोलिएगा सर ए आर का पावर n-1 होगा। फिर सम क्या होगा, जैसे आपसे यहां पे पूछा जाए कि भाई इन सब का सम कितना होगा, तो यहां से बाबू 5 टर्म है, जोड़ देंगे सीधा 2 + 4 + 8 + 16 + 32 कर देंगे, ऐड करके जल्दी से बोल देंगे। बट अगर इसको और आगे लिख देते तो कैसे बोलिएगा, इसका ऐड कैसे कीजिएगा, उसके लिए फॉर्मूला है a × 1 - r का पावर n/1 - r। फिर से क्या होगा सम, a × 1 - r का पावर n अपॉन में 1 - r, r कॉमन डिफरेंस है, n वो टर्म है, a फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब यहां पे एक नोट को भी देखिए लिखा हुआ है, ध्यान रखना है। ऐसे तो इस नोट को बाबू आप फिजिक्स में नहीं पढ़ेंगे, मैथ का ना चीज है, तो बट यहां पे इसलिए लिख दिए कि कल को अगर ऐसा आ जाए तो तुम्हारा दिमाग भी कहीं पे लगे, ठीक है। क्या है वो नोट, तो नोट है कि सम ऑफ अ जीपी विथ इनफाइनाइट टर्म, मतलब जहां पे टर्म्स नहीं पता है कि कितना, इनफाइनाइट टर्म्स, जैसे यहां पे डॉट 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 लगा दे, इनफाइनाइट टर्म्स हो गया, क्लियर है, समझा रखना। सम ऑफ अ जीपी विथ इनफाइनाइट टर्म्स कैन बी कैलकुलेटेड ओनली इफ द कॉमन रेशियो इज लेस देन 1। फिर से बोल रहा हूं, किसी भी जीपी का बाबू, किसी भी जीपी का इनफाइनाइट टर्म्स का सम तभी हो सकता है, या यूं समझ लीजिए इनफाइनाइट टर्म्स के जीपी का सम तभी आप करोगे जब उसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा, अगर नहीं है तो उसका सम इन्फिनिटी हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई जीपी दिया हुआ है, ठीक है, अगर कोई जीपी दिया हुआ है तो उस जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स अगर हैं तो उस इनफाइनाइट टर्म्स के जीपी का सम तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे जब उसका कॉमन रेशियो 1 से छोटा होगा। अगर कॉमन रेशियो 1 से बड़ा होगा, ठीक है, तो उसका सम इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर है। तो उस केस में एस इन्फिनिटी कब बता रहे हैं बाबू, जब कॉमन रेशियो 1 से छोटा है, क्या होगा a/1 - r, सिंपल a/1 - r, याद रखना है r 1 से छोटा होगा, क्लियर है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ठीक है। पहला रिजल्ट है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, या सम ऑफ n इंटीजर्स 1 + 2 + 3 + डॉट 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 n तक सम देना होगा, लिखिएगा n × n-1/2, क्लियर है। यहां पे क्या है बाबू, स्क्वायर का सम है, तो आप बोलेंगे सम ऑफ स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 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 कैसे करते हुए n स्क्वायर तक। क्या होता है इसका सम, फॉर्मूला होता है n × n × n+1 × 2n+1 / 6, ठीक है। अगर क्यूब है 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब डॉट 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 n क्यूब, तो आप सीधा बोलिएगा n² × n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। ये आपको समझ लेना है, ठीक है। अगर इसको समझ लेंगे फिजिक्स में आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन करके दिखा देते हैं, ठीक है। बट ये सब जो भी मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं, ये उतना ही आपको पढ़ाया जा रहा है जितना बाबू आपको फिजिक्स में काम देगा।
इसके बारे में बहुत डिटेल में आप मैथ में पढ़ेंगे। अभी तो हम बस उतना ही लिखें जितना से मेरा काम हो सकता है। हम तो कल भी बोले ना कि अगर हम इसको पढ़ाने लग जाएं तो हम फिजिक्स से भटक के मैथ्स पढ़ने लग जाएंगे। तो उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको अभी जरूरत है, और जितना बोर्ड पे ये जो मैंने लिख दिया है बच्चा, इससे आपकी जरूरत फिजिक्स की पूरी हो जानी है। ठीक है, डिटेल में पढ़ते रहिए मैथ्स में। ठीक है, चलो अब देखो कि उसको जो हमने लिखा ना सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट, उसको थोड़ा सा वेरीफाई कर देते हैं। ठीक है, वेरीफाई कर देते हैं कि सही है या गलत है। देखो, हम पहले तो सम ऑफ एन टर्म्स को पे बात करते हैं। टर्म्स लिख दिए बाबू, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, कितना बच्चा? 10 तक। ठीक, 10 तक कितना टर्म होगा आप जी जान रहे हैं? 10 टर्म होगा सर। n बराबर कितना होगा? 10। देखिए क्या होगा, देखो आप सिंपल जोड़ो, पहले ऐसे समझो, ऐसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10, समझो ऐसे क्या होगा? 3, 1 प्लस 2 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 10, 55। क्लियर है? फिर से बोल देता हूं, 1 प्लस 2 3, 6, 4 10, 5 15, 6 21, 28, 36, 45, 10, 55। ठीक है, तो ये तो इससे कहा गया ना भाई 55, मतलब सम 55 है, तो उस फॉर्मूला पे आना चाहिए 55। डाल के मैं देखते हैं। क्लियर है? 55 आना चाहिए, तो डाल के देखा जाए तो फॉर्मूला क्या था बाबू? n इंटू n प्लस 1/2। तो n कितना है? 10, n प्लस 1 कितना है? 10 प्लस 1 अपॉन में कितना? 2, 2 से ये कटा 5, तो ये 5 और ये इधर 11, 55 आ गया ना। ठीक, समझ गए मेरी बात? 55 आ गया ना, तो ये 55 आपका आंसर होगा बच्चा। ठीक है, चलो दूसरा देख लो। जैसे अगर 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है और प्लस 4 का स्क्वायर है। क्लियर है? तो आप समझ पा रहे हो कि बाबू यहां पे 4 टर्म है, n बराबर 4 है। ठीक है, तो क्या होगा सर? इसका सम क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि सर इसको ऐसे हम लिख देते हैं पहले समझने के लिए, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16। क्लियर है? इसका टर्म बाबू कितना होगा? 1 प्लस 4 5, और ये क्लियर है 14, और ये 30। कितना होगा? 30, सम 30 होगा। फॉर्मूला पे चेक कर लिया जाए, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6। ये फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। क्लियर है? तो बाबू देखो n कितना है बच्चा? n है तुम्हारा 4, तो 4 n प्लस 1 5 और 2n करो 8 और प्लस 1 9, 9 भागा 6 कर दो। ठीक है, अब देखिए काटिए 2 बार में, 2 से कटा 2 बार में, ये 3 3 3 9। ठीक है, अब देखो 3 3 सॉरी, क्लियर है 9। अब देखो कितना 5 दूनी 10, 3 30 आ गया ना आंसर। ठीक है, अब ऐसे अगर 50 टर्म लिखा रहेगा तो आप 50 टर्म खाली आपको पता होना चाहिए, आप लगा दीजिए आंसर आ जाएगा। वही क्यूब वाले में भी करके देख लेते हैं। ठीक है, क्यूब वाले में भी देखा जाए। जैसे अगर बाबू यहां पे लिखा हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब, क्या होगा सम? ठीक, 4 टर्म का सीक्वेंस लिख दिए। ठीक है, तो यहां पे बोलिएगा n बराबर 4 है सर। चेक करने के लिए 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64। ऐड करो 9 और 27, कितना हो गया? 36। तो 36 और 64 100 हो गया ना? हो गया ना 100? ठीक है, तो 100 हो गया। ला के देखते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला क्या होता है? होता है n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। तो n स्क्वायर बाबू 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4, मतलब 16 और 5 का स्क्वायर 25 और इधर 4 कट गया 4 और आ गया 100। ठीक,
ये आपका सीक्वेंस एंड सीरीज जो है ये आपका कंप्लीट हुआ। कितना के लिए? फिजिक्स के लिए। ठीक है, अगर आप इतना समझ जाते हो ना तो ट्रस्ट कीजिए आप कैलकुलेशन में स्ट्रांग हो जाएंगे। फिजिक्स में कॉन्सेप्ट आपको मिलता रहेगा, कैलकुलेशन आपके लिए आसान ये कॉन्सेप्ट कर देगा। ठीक, बेसिक मैथ्स इसके लिए फिजिक्स में जरूरी है। बिना बेसिक मैथ्स के अगर आप ये कोशिश करेंगे कि हम फिजिक्स में समझें, फिजिक्स को इजी कर लें, तो बहुत मुश्किल है। बेसिक मैथ्स पे पहले ध्यान दीजिए। अब हमारा अगला लेक्चर लॉगरिदम का आएगा। लॉगरिदम थोड़ा सा समझाएंगे, लॉग क्या होता है, साथ ही साथ एक्सप्लेन करेंगे आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, और उसको समझने के बाद हम लोग जो है पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझेंगे। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझने के बाद मैं आपको ट्रिगो समझाऊंगा, क्योंकि ट्रिगो बहुत ज्यादा नहीं है, 10th में ऑलरेडी पढ़ लिए हो ट्रिगो। बस उसी कंसेप्ट को थोड़ा सा 10-15 मिनट में समझा देंगे और आपका काम वहां पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फिजिक्स का दूसरा लेक्चर था। ठीक है बाबू, इसको नोट कर लेना है, नोट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी से ही नोट्स बनाइएगा तो आपको आगे सर्च नहीं करना पड़ेगा। आपके सामने एक कॉपी होगी जिसमें सब कुछ लिखा हुआ है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।